नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर करतार सिंह एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, आज के सेशन में हम बात करेंगे नेट की, एनएटी, नेट के एग्जाम की आज हम चर्चा करेंगे। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय योग्यता जो परीक्षा है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। हालांकि जो शिक्षार्थी इस लाइन से जुड़े हुए उनके लिए विषय नया नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से शिक्षार्थी हैं जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जानकारी हालांकि सबको होती है, लेकिन कहीं अधूरी जानकारी होती है, कहीं पूरी जानकारी होती है। हमारे जो शिक्षार्थी हैं जिनकी हमारी मांग है, उसको आधार पर उसी मांग को हम देखते हैं, अपनी बात अपनी तरफ से हम रख रहे हैं, यहाँ पर पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि ऐसे शिक्षार्थी जिनका अभी पीजी नहीं हुआ है, जिनका अभी ग्रेजुएशन नहीं है, जिसने अभी मास्टर्स नहीं किया है, और यहाँ तक कि 12th पास आउट जो बच्चे होते हैं वो भी पूछते हैं, वो भी कमेंट करते हैं कि सर आप हमें बताइए कि यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में हमें लेक्चर कैसे बनना पड़ेगा, यहाँ पर क्या नेट स्कूल के लिए होता है, क्या नेट कॉलेज के लिए होता है। मैंने कहा कि जो जानते हैं उनके लिए सामान्य सी बातें, यहाँ पर वो मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेना भी नहीं चाहिए। वैसे विद्वान कभी एक मत नहीं होते। लेकिन बात मूल रूप से हम बात कर रहे हैं ऐसे शिक्षार्थियों की जो सच में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज का मेरा ये सेशन, आज का मेरा विषय उन्हीं शिक्षार्थियों के लिए है। और यदि मैं पूरी मेरी कमेंट लिस्ट को देखता हूँ, मेरे जितने फोन कॉल्स आते हैं मैं उनको देखता हूँ, तो मुझे लगता है 90% जो है उसमें महिलाओं की क्यूरीज होती है। बड़ा अच्छा विषय है, ठीक है। बड़ा अच्छा विषय है कि यदि हम अपने सब्जेक्ट के प्रति, हम अपने करियर के प्रति इतने जिज्ञासु हैं तो बहुत अच्छा विषय। मेरी शुभकामनाएं आप सबको पहले से ही। तो मूल रूप से आज हम चर्चा करेंगे नेट की। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए आप लोगों को, जो भी नए शिक्षार्थी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो नए शिक्षार्थी है, जो बहुत बारीकी से चिंतन करना चाहते हैं, उनको एक एक चीज को आपको बारीकी से गौर करना चाहिए, बारीकी से देखना चाहिए। और कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको बहुत शोध करना चाहिए, उसके बाद ही आपको इस फील्ड में, इस लाइन में उतरना चाहिए, ठीक है। चाहे वो कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी करते रहते हैं, बाद में पता चलता है कि ये तो हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, हम तो नेट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, कभी योग्यता ही हमारी नहीं है यहाँ पर। तो बहुत सी चीजें होती है, आपको पहले देख लेनी चाहिए। यदि कंडक्ट करवाने वाली बॉडी की हम बात करें तो वर्तमान समय में हम भली भांति जानते हैं कि इस परीक्षा को आज एनटीए कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो हमारी एक नई संस्था बनी है। हालांकि अब तो नई नहीं थी, लेकिन फिर भी यूजीसी के आधार पर तो हम उसको नई कह सकते हैं, क्योंकि पहले यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इस एग्जाम को पूरा करवाता था। और साल में 2 बार होती थी, जून में और दिसंबर में। वो एक अच्छा शेड्यूल चल रहा था, मतलब जून के लास्ट वीक में और दिसंबर के लास्ट वीक में ये होती थी, और बड़ा वर्षों तक ये अच्छा चला। कई सालों से तो मैं देख रहा हूँ, मैं लगभग 30 सालों से इस फील्ड में हूँ, 92 से मैं इस फील्ड में हूँ, एजुकेशन के फील्ड में। और 92 से मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग 30 साल मुझे पूरे हो चुके हैं। और मैं वर्षों से देख रहा हूँ, मतलब हालांकि ये एनटीए वाली तो बहुत बाद की चीज़ें हैं। तो मैं बात कर रहा था कि मतलब पहले इसको यूजीसी करवाता था, फिर ये थोड़े से दिनों के लिए सीबीएसई को ये दिया गया, और सीबीएसई ने भी कुछ समय पर काम किया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सीबीएसई ने ठीक ढंग से उसको दायित्व का निर्वाह किया होगा। यदि सीबीएसई वाले सुन रहे हैं तो वो भली बात इस चीज़ से परिचित भी हैं, क्योंकि जो शेड्यूल यूजीसी का था उस शेड्यूल में ही उन्होंने परिवर्तन कर दिया, ठीक है। और मुझे लगता है कि जितने दिन भी उन्होंने किया, हुआ या नहीं हुआ, चलो एक अलग विषय हो गया। उसके बाद में फिर ये काम जो है ये एनटीए के पास आ गया, और आज एनटीए इस काम को भली भांति करवा रहा है। परीक्षा की मैंने बता दी कि जून में होती है और दिसंबर में होती है, तो कई बार वो सर्किल थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन आपको मूल रूप से 2 बार की प्रिपरेशन रखनी चाहिए। आपको मूल रूप से 2 बार परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए कि हम दिसंबर में हमें एग्जाम देना है, और उसके बाद में, दिसंबर के बाद में जो हमारा जून वाला शेड्यूल होता है, जून में हमें एग्जाम देना है। कई बार शिक्षार्थी ऐसे होते हैं कि मतलब इसमें दिसंबर में मुझे केवल देखना है पेपर कैसा आता है, और उसके बाद फिर हम क्या, अगली वाली परीक्षा में जो हमारा नेक्स्ट सर्किल में जो आएगा उसमें हम पूर्ण रूप से तैयारी करके देंगे। ऐसा नहीं होता। ये रिसर्च नहीं करना आपको, ठीक है। रिसर्च आपने पहले किया होगा, आगे और कर लेंगे। यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से रिसर्च नहीं होता। जब भी आप बैठे, बिल्कुल मानस बना करके बैठे, जब भी आप बैठे 100% पूर्ण रूप से एक दृढ़ संकल्प के साथ बैठे कि मुझे काम अब की बार करना है। और मैंने कहा कि मैं 30 वर्षों के फील्ड में मैं देख रहा हूँ कि ऐसे शिक्षार्थी जो मानस बना के बैठते हैं कि मुझे अब की बार इसको क्वालिफाई करना है, क्लियर करना, वो पहले बार में, पहले झटके में उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिसर्च करते हैं कि अगली बार करेंगे, इससे अगली बार करेंगे, देखते हैं अब की बार, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी क्लियर भी कर पाते। बहाने ढूंढते रहते हैं यहाँ पे, देव देववाल सी पुकारा, ठीक है। अब की बार ये नहीं था, उसकी बार ये नहीं था, बच्चे बड़े हो गए, इनका काम हो गया, उनका काम हो गया। बहाने हैं अलग अलग प्रकार के। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से इन चीज़ों की बात में कम से कम पढ़ने वाले शिक्षार्थी को इन चीज़ों में आना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे नेट की परीक्षा की, तो मैंने बताया कि अब ये एनटीएस को करवाता है, ठीक है। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है?
बहुत से शिक्षार्थी कहते हैं क्यों, क्या ये स्कूल लेक्चरर के लिए आवश्यक है, क्या ये मतलब कॉलेज लेक्चरर के लिए आवश्यक है, क्या यूनिवर्सिटी के लिए कोई अलग से एग्जाम होता है। हाँ भाई, विश्वविद्यालय तो अपने लेवल पे अलग से एग्जाम उनके होते हैं, और एग्जाम क्या, वो तो आजकल आपको भली बात ही पता है कि वो तो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। ठीक है, आपकी जो भी मतलब एक फॉर्मेट बनता है, यदि आप उसमें मूल रूप से क्वालिफाई करते हैं उस फॉर्मेट में, तो फिर आपको उसमें कॉलिंग आ जाती है। तो ये तो यूनिवर्सिटी की बात, विश्वविद्यालय की बात होगी। ठीक है, स्कूल लेवल के लिए अलग से सीटी या फिर अलग से मतलब सीबीएसई वाली जो नेट करवाते हैं वो एक अलग उनका हो गया, उनकी एक अलग परीक्षा होगी जिसको आप सीटेट के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं मूल रूप से नेट की परीक्षा की। तो भली भांति आप लोगों को जान लेना चाहिए, नए शिक्षार्थियों को, कि नेट की परीक्षा क्लियर करने के बाद आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, कॉलेजों में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं। मैं केवल कॉलेज की बात नहीं कर रहा, विश्वविद्यालय में होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो उनमें भी होता है, विभिन्न प्रकार की। अगर मोटे तौर पे बात करूं, हालांकि विश्वविद्यालय अपने लेवल पर एग्जाम लेते हैं, लेकिन यदि मैं मोटे तौर पर बात करूं तो किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी महाविद्यालय में, किसी कॉलेज में, ठीक है, इवन यानी प्राइवेट में भी, क्योंकि यूजीसी वाली जो पॉलिसी वो तो हर जगह लागू होती है, वहां भी यदि आपको पूर्ण रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लेक्चर के रूप में अपने जीवन के, अपने करियर की शुरुआत करनी है, तो आपको नेट की परीक्षा क्लियर करनी होगी। ठीक है ना, एक मोटी सी सामान्य सी बात है। अब सवाल पैदा होता है कि इस नेट की परीक्षा के लिए योग्यता क्या होगी, कौन दे पाएगा, क्या 12th पास दे पाएगा, क्या स्नातक स्तर वाले शिक्षार्थी इसको दे पाएंगे, क्या पीजी वाले शिक्षार्थी इसको दे पाएंगे। तो जो शिक्षार्थी इस फील्ड में नए हैं, जो नए आना चाहते हैं, जो एजुकेशन की लाइन को अपनाना चाहते हैं, एज ए करियर के रूप में, मतलब अपने करियर को एक प्रोफेशन के रूप में मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको भली भांति जान लेना चाहिए कि नेट की परीक्षा जो है वो मास्टर्स के बाद होती है, यानी एमए एमकॉम आदि के बाद होती है। आप आर्ट्स से हैं, आप कॉमर्स से हैं, आप साइंस से हैं, तो निश्चित रूप से मतलब आपकी मास्टर्स के बाद होगी। ठीक है, पीजी आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आप साइंस से हैं। साइंस वालों के लिए जो नेट है ये दूसरे नाम से, CSIR के नाम से जाना जाता है, मतलब वो साइंस का नेट हो गया। और इधर आर्ट्स और कॉमर्स की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ हम इसको नेट के नाम से जान लेते हैं, चीज़ वही होती है। ठीक है, उसका एक अलग दृष्टिकोण हो गया, इसका एक अलग दृष्टिकोण हो गया, लेकिन मतलब पैटर्न वही होता है, चीज़ सारी की सारी वही होती है। ठीक है, तो ये हमारी मास्टर्स होगी। अब बात करते हैं कि मास्टर्स में मतलब हमें कितने परसेंट चाहिए। ठीक है, तो मास्टर्स में जनरल कैटेगरी के लिए 55 यानी 55% जो है वो बिल्कुल एग्रीगेट आपके होने चाहिए, उसमें कहीं पॉइंट का इधर उधर खेल नहीं होता। यहाँ पर अधिक से अधिक शिक्षार्थियों के कमेंट आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षार्थियों के, मेरे मतलब क्या है, यदि 55 की बात करते हैं तो बोलेंगे मेरे 54 यानी 54.95 या इतना, या फिर इतना, या XYZ इतना, यहाँ पर चल जाएगा। अरे भाई कैसे चलेगा, जो एक लकीर खींच दी गई है, जो रेखा खींच दी गई है, वो तो चलेगा। यहाँ पे कोई ग्रेस थोड़ी है कि भाई 10th में आप विद ग्रेस पास हो गए तो अब की बार भी आगे आपको ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एजुकेशन और पॉलिसी में यूजीसी के द्वारा सुधार किया गया, सरकार के द्वारा सुधार किया गया। ठीक है, और अब तो जो नई पॉलिसी आई है उसमें तो, हालांकि वो लागू कब करेंगे वो ईश्वर को, उसका मतलब मालिक है। लागू करने से तात्पर्य मैं ये नहीं कहा पॉलिसी को लागू कब करेंगे, रूल रेगुलेशंस का पूर्ण रूप से सख्ती से पालन किया जाएगा। पहले कह रहे थे कि पीएचडी जो है अनिवार्य कर देंगे 21 से, फिर बोला इसको 22 से करेंगे, फिर बोला 23 से करेंगे, फिर आगे बढ़ाते रहेंगे, कब तक बढ़ाते रहेंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा मुझे लगता है। तो हम बात कर रहे थे 55% पूरे, मतलब पूरे, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको कितनी छूट मिलती है, लगभग 5 की जो छूट मिलती है, 5% की, अर्थात मतलब 50% आप लोगों के क्राइटेरिया में आता होगा। बाकी आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको कितना परसेंटेज छूट मिलती है, ठीक है, उसके आधार पर आप उसका निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए 55 मतलब 55 पूरे होते हैं, वहाँ पॉइंटों का खेल नहीं होता कि मेरे इतना कम है, बाल जितना कम है, या 1 पॉइंट कम है, या 1 पॉइंट का 100वां हिस्सा कम है, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, ये दोनों के लिए बराबर, मैं नेट की भी बात करता हूँ, मैं जीआरएफ की भी बात करता हूँ। अब फिर नई बात आ जाएगी नए शिक्षार्थियों के लिए कि भाई नेट और जीआरएफ में फ़र्क क्या हो गया। चीज़ एक ही होती है, पेपर एक ही होता है। ठीक है, नेट जो होता है वो केवल और केवल जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। ठीक है, जेआरएफ जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो होती है वो वही नेट वाले शिक्षार्थी होते हैं, वही फॉर्म भरा जाता है, वही सिलेबस होता है, वही बच्चे होते हैं, एग्जाम वही होता है, सेम वही का वही होता है। लेकिन जो उनका ऊपर ऊपर की, मान लीजिए नेट 100 लोगों ने क्वालिफाई किया तो उसके ऊपर का परसेंटेज, जैसे मान लीजिए 15% को लेते हैं कट ऑफ में, या 10% को लेते हैं, या 12% को लेते हैं, वो सरकार का अपना अपना, एग्जामिनर बॉडी का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है। मैं क्लियर कट नहीं कह सकता कि वो 15% ही लेंगे।
तो उनमें से ऊपर के जो टॉप कितने लोगों को जेआरएफ उनको करवाना होता है सीटों के अकॉर्डिंग, मतलब उनका कैलकुलेशन होता है, उसमें वो जेआरएफ क्लियर मान लेते हैं उसको, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य हुआ कि नेट और जेआरएफ एक ही है, एक ही पैटर्न है, एक ही परीक्षा है, एक ही शिक्षार्थी है, एक ही पेपर है, एक ही सिलेबस है। मान लो 100 लोगों ने नेट क्वालिफाई किया तो उसमें से ऊपर के जो 15% टॉप जो बच्चे होंगे उनको जेआरएफ यानी मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप की पात्रता मिल जाएगी, और बाकी जो है नेट तो उनका हो ही गया, नेट में तो वो शामिल है ही हैं, ठीक है। बाकी 85 जो है वो नेट में थे, तो वो ऊपर वाले जो 15% थे वो नेट भी हो गया और जेआरएफ भी हो गया। अब ये जेआरएफ है क्या? यदि जेआरएफ इनको नाम दे दिया यहाँ पर तो एक फेलोशिप है, मतलब एक देसी भाषा मोटी भाषा की यदि हम बात करें तो ये एक छात्रवृत्ति है, यह एक छात्रवृत्ति है। जिनका जेआरएफ क्लियर हो जाता है, जो जेआरएफ की कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको मतलब एक छात्रवृत्ति मिलती है सरकार की तरफ से, उसको कुछ पैसा मिलता है, वो अलग अलग क्राइटेरिया अपना अलग अलग होता है, लगभग 20-25-30 हजार रुपये मासिक के रूप में उनको दिया जाता है, लगभग 3 साल तक मतलब उनको मिलती है, आगे भी मतलब फेलोशिप उनकी बढ़ जाती है। यानी कंप्लीट उनका जो खर्चा है ना, आगे पीएचडी करने का, आगे रिसर्च करने का, आगे शोध करने का, जो कंप्लीट उनका जो खर्चा होता है वो सरकार की तरफ से उठाया जाता है। यही आपके लिए जेआरएफ है। आगे चलकर फिर उस जेआरएफ से अगर आप सीनियर हो जाते हैं तो एसआरएफ हो जाता है, मतलब वो, ठीक है। जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, फिर वो एसआरएफ हो जाता है, वो सीनियर हो जाता है, उसमें थोड़ा कैटेगरी भी बढ़ जाती है, पैसा भी बढ़ जाता है, लिमिट भी बढ़ जाती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपको मतलब यदि आपका जेआरएफ क्लियर हुआ है तो आपको अधिकतम 3 साल की जो सीमा, वो सीमाएं बदलती रहती है समय के अनुसार, ठीक है। सरकार के रूल रेगुलेशन जो है, पॉलिसी चेंज होती रहती है, तो लगभग 3 साल के पीरियड में आपको किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं शोध कार्य में शामिल होना है, किसी पीएचडी आदि डिग्री में एडमिशन आपको लेना है, तभी जाकर के वो जो आपको फेलोशिप जो है पात्रता वो मिलती रहेगी। वैसे ये दोनों ही पात्रता परीक्षा है। नेट की आपको पात्रता परीक्षा मिल गई तो आप कॉलेज लेक्चर के लिए क्वालिफाई हो गए, जेआरएफ आपको मिल गया तो चीज वही है, आपको आगे रिसर्च आदि में सहायता मिल जाती है, और आप पैसा अपनी पॉकेट से न लगा के सरकार की तरफ से दिए हुए पैसे का यूज कर लेते, बस इतना सा फर्क होता है यहाँ पर। बाकी नेट और जेआरएफ जो है वो एक ही चीज है, दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही काम आते हैं। एक को थोड़ी सी सहायता मिल रही है, दूसरा अपना काम खुद कर रहा है, पैसे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यदि हम पेपर की बात करें, पात्रता मैंने बता दी उसको, पीजी यानी एमए, एमकॉम, एमएससी आदि आपकी जो भी होती है। यदि पेपर की बात करें तो भाई इसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पहला पेपर जो होता है वो कॉमन होता है, जिसमें कई चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है। जैसे आप और भी एग्जाम देते हो, फर्स्ट पेपर जो, चाहे आप एसएससी की बात करते हो, चाहे बैंक की बात करते हो, या फिर टीचर्स आदि की बात करते हो यहाँ पर, तो उसमें पहला पेपर जो है कॉमन होता है। उसमें उसमें जीके आदि की ज़्यादा भरमार होती है, लेकिन अपने जो नेट वाला है इसमें तो कुछ एप्टीट्यूड की चीज़ें आ जाती है, कुछ कंप्यूटर की चीज़ें आ जाती है, कुछ उच्च शिक्षा में टेक्निकल की चीज़ें आ जाती है, कुछ रीजनिंग का पार्ट हो जाता है, कुछ मैथ जैसा पार्ट होता है, कंप्रीहेंशन पैसेज होते हैं। इनको सबको मिला के ओवरऑल आपका ज्ञान देखा जाता है कि सच में आप जो जिस इतनी बड़ी डिग्री के लिए आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, तो सच में आप इस योग्य हैं भी या नहीं है। तो आपका एक तरह से वो जनरल एप्टीट्यूड देखा जाता है, ठीक है। पहला पेपर होता है, 50 क्वेश्चन उसमें होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, और ये कंपलसरी है, निश्चित रूप से आपको पास करना होता है, ठीक है। पहले तो मतलब ऐसा होता था कि मतलब अलग अलग क्राइटेरिया होता था, लेकिन अभी तो आपको दोनों को मिला के 40% का जो क्राइटेरिया वो तो पास करना ही करना पड़ेगा, बाकी कैटेगरी में आपको 5% की छूट मिलती है, वो एक अलग विषय है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला पेपर। दूसरा जो आपका पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा। आपने जिस भी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है, जिस भी सब्जेक्ट्स में आप पीजी हैं, तो आपका क्या मूल सब्जेक्ट रहा वो आपका दूसरा पेपर होगा। तो दूसरा पेपर तो बहुत ज़्यादा हुआ नहीं होता, उसको तो हम क्लियर कर लेते हैं, हालांकि होता वो भी नहीं है, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। लेकिन शिक्षार्थी बड़े दावे के साथ दम्भ भरता है कि दूसरा पेपर तो मेरा सब्जेक्ट का है, हम कर लेंगे, बड़ी आसानी से कर लेंगे, बस आप तो हमारा पहला निकलवा दो। भाई पहला निकलेगा तो दूसरा भी निकल जाएगा। हाँ, ये कन्फर्म है, दूसरा आपका सब्जेक्ट का होता है, बड़ी आसानी से आप उसको क्लियर कर लेते हैं। और अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पहले होता था जब आप सब्जेक्ट के पेपर को पूरा 1000 शब्दों में लिखते थे, ठीक है। मान लीजिए मैं लिटरेचर का आदमी हूँ, हिंदी संस्कृत का आदमी हूँ, तो जब हमें 1000 शब्द संस्कृत में लिखने होते थे, हिंदी में 1000 शब्दों का निबंध लिखना होता था, वहां समस्या आती थी कि आदमी कैसे लिखे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखे, इंग्लिश सब्जेक्ट वाला कैसे लिखेगा। लगभग 94 भाषाओं के आसपास नेट होता है, बाकी भाषाएं तो घटती बढ़ती रहती है, सब्जेक्ट तो लगभग सभी विषयों का नेट होता है यहाँ पर। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसमें देख सकते हैं, आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो मेरा कहने का मतलब पहले 1000 शब्द लिखने होते थे। मैं संस्कृत का आदमी हूँ, संस्कृत में आदमी 5 लाइनें नहीं लिख सकता, 1000 शब्द संस्कृत में कहाँ से लिखेगा। उस समय शिक्षार्थियों के सामने दिक्कतें आती थी,
ठीक है। लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, अगर आपके पास भरपूर ज्ञान है तो अगर आप उस पूरे की पूरी चीज़ों को तह तक जानते हैं, बारीकी से जानते हैं, तो मुझे लगता है कि टिक करने में आपको सिर्फ मतलब एक सर्किल काला करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से पेपर आपका हो जाए क्योंकि समय आपको पूरा मिलता है। सेकेंड वाला जो पेपर है इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। यानी पहला पेपर 50 क्वेश्चन 100 नंबर के 1 घंटे का, दूसरा पेपर 100 क्वेश्चन 200 नंबर के 2 घंटे के। ओवरऑल यदि हम दोनों पेपरों को मिला लें तो 50 और 100 150 क्वेश्चन हो गए, 300 नंबर हो गए यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से 300 नंबर का जो है आपका पेपर हो जाता है, लगभग 3 घंटा आपको समय मिलता है। पहले तो ऐसे होता था कि हमने बताया कि पहले वाले पेपर को अलग से हमें करना होता था, बड़ी जल्दी करना होता था, ठीक है। मैं खुद की अपनी बात बताता हूँ, बहुत पहले की जब हम 96-7 की बात जब हम नेट में बैठे थे उस समय की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि उस समय मतलब पता ही नहीं चलता था कि भाई 10वीं क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते पता चलता था टाइम हो गया, ठीक है। फिर उस पेपर को लेकर के ऑफलाइन हुआ करते थे, फिर दूसरा पेपर देते थे, उसमें फिर टाइम ही टाइम बचता था अपने पास में, ठीक है। लेकिन अब तो कॉमन हो गया भाई, अब तो दोनों को मिला के आपको कॉमन 3 घंटे दिए जा रहे हैं क्योंकि अब तो सीबीटी हो गया भाई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया अब तो। अब आप कौन सा पहले वाले का टाइम दूसरे में निकालते हो या दूसरे का टाइम पहले में ले जाते हो, इसमें तब कोई बहुत बड़ा विषय ही नहीं रहा, ये तब कोई मुद्दा ही नहीं रहा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब ये चीज़ें आसान हो गई, तो इस तरह से पेपर भी हम दोनों कर लेते हैं इसमें, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है नेट में अब, पहले हुआ करती थी लेकिन अब नेट में अब तो कई साल हो गए हटाए हुए, ठीक है। तो अब तो नेट में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप जो मर्जी चाहे वो सही करो, जो मर्जी चाहे वो गलत करो, पास होना है तो सही कीजिए, तुक्के मारने हैं तो कर दीजिए। लोग कहते हैं कि तुक्का, अब वीडियो बनती है कि तुक्के मारने के सही तरीके, ठीक है। मतलब मेरे को ताज्जुब होता है कि पढ़े लिखे लोग, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठने वाले लोग जिनका नाम चलता है वो भी बताते हैं कि तुक्के मार, अरे तुक्कों का क्या तरीका होगा भाई, तुक्के तो तुक्के होते हैं, तुम्हारा लग गया तो जरूर थोड़ी सबके लग जाएंगे, ठीक है। और अगर लग भी गया तो तुम आगे कौन से तीर मार लोगे, लग भी गया तुम्हारा तुक्का तो आगे कौन से तीर मार लोगे, जब तुम्हारे सामने 50 लोग, तुम्हारे सामने 500 लोग जब बैठेंगे यहाँ पर, जो नेट क्वालिफाई वाले, जो कॉलेज लेक्चर की तैयारी करने वाले, तो कहाँ से मसाला परोसोगे उनको, ठीक है। फिर आप सिर दर्द का बहाना बना के या तो एनासिन लोगे, सेरोडोन लोगे, या फिर आ जाओगे यहाँ पर, मैं तो दवाइयों का ब्रांड कर दिया मैंने, तो उनकी कंपनी कर दी, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं चलता, तुक्के नहीं चलते किसी भी चीज में। आप ठीक है, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो गया जिसकी आप चर्चा कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन हर चीज थोड़ी है कि आप मतलब लोगों को, एक आदमी ने बना दिया तुक्के मारने के सही तरीके तो 1000 लोग पीछे उसी का अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है, उसी का अनुसरण कर रहे हैं तुक्के मारने के सही तरीके। एक के बढ़िया व्यू आ गए तो मेरे व्यू आ जाए, अरे तुम व्यूज के लिए मतलब वीडियो बना रहे हो क्या, या बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाते हो, ठीक है। मैं तो 30 साल हो गए, अगर मैं व्यूज के लिए वीडियो बनाता यहाँ पर तो मैं तो 30 वर्षों में पता नहीं कहाँ ले जाता, जब से यूट्यूब है, हालांकि आया तो बहुत बाद में, हम तो पता नहीं कहाँ ले जाते। हम तो आज भी गौर नहीं करते, सिर्फ उन लोगों के लिए जो दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हुए, जो हम तक नहीं पहुंच पाते, या कभी 5 साल 10 साल पहले हमसे किसी स्कूल लेक्चरर के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए जिन्होंने तैयारी की थी, आज वो शिक्षा में है, आज वो राजकीय सेवाओं में कार्यरत है, वो जब हमसे सवाल करते हैं कि साहब इस विषय पर आप मेरे, हमारे बहुत से साथी, हमें समस्या हो रही है, तो थोड़ा सा एक बिंदु बोल दीजिए, आप बता दीजिए, ठीक है। कई तो ऐसे कहते हैं कि सर आप बता दोगे संतुष्टि हो जाएगी, पता तो हमें है लेकिन आप बता दीजिए संतुष्टि हो जाएगी। जब इतना विश्वास लोगों का होता है, ठीक है, मन गदगद हो जाता है, हृदय अंदर से आत्मविभोर हम हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए हम ये 4-5 बातें बोल देते हैं कि ठीक है या कर दे, अन्यथा हम तो इन चीज़ों पे जाते भी नहीं है। मैं तो ऑनलाइन का आज भी विरोधी हूँ, आज भी विरोधी हूँ, क्योंकि मृत रूप में मतलब हम और आपका ये संपर्क होता है, ऐसे चलता नहीं है यहाँ पर। जब सामने बैठ के शिक्षार्थी सवाल जवाब करता है और टीचर बोलता है, आनंद उसमें आता है पढ़ाई में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो हम कुछ भी बोलेंगे, आप मजबूर होकर के सुनेंगे। तो मुझे नहीं लगता ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन ठीक है अब चल रहे हैं। तो मैं इसकी बात कर रहा था ना, हम व्यूज के लिए बात करते हैं ना, हम टाइम बढ़ाते हैं ना, हम यहाँ से अर्निंग करते हैं। मेरे तो इस चैनल पे देखिए मुश्किल से 50-100 वीडियो पड़ी होंगी यहाँ पर, 100 तो बहुत बड़ी बात होती है, 50 भी नहीं होंगी मेरे ख्याल में, क्योंकि हम इस लाइन से जुड़ना नहीं चाहते। कुछ मजबूरियां होती हैं कि भाई ठीक है, एक कोरोना काल आ गया था, उस टाइम हम नहीं पा, आज भी हम एप्लीकेशन के माध्यम से, लेकिन मैं तो बच्चों को ये भी नहीं कहता कि आप ऐप डाउनलोड कीजिए, मैं ये कहता हूँ आप मिलिए मुझसे, डायरेक्ट आकर के बात कीजिए, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि एप्लीकेशन के माध्यम से होता है तो वो तो सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है ही, ठीक है। तो हम इसकी क्वालिफाइंग की बात कर रहे थे, पेपर की हम चर्चा कर रहे थे। आयु सीमा की यदि हम बात करें, देखिए नेट के लिए कोई आयु सीमा, ऊपरी आयु सीमा नहीं होती। आप किसी भी रूप में, किसी भी एज में नेट की परीक्षा दे सकते हैं, यदि आप योग्य हैं, यदि आप पात्रता रखते हैं तो, ठीक है। 55% वाली या आपकी कैटेगरी वाली जो भी आपकी है यहाँ पर छूट आपको जितनी परसेंट की,
और यदि आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले कम 28 साल थी, फिर बाद में बढ़ा के उसको 30 कर दिया, अभी 30 की चल रही है। महिलाओं के लिए उसमें और 5 साल की छूट मिल जाती है। SC ST या जो भी आपकी कैटेगरी आरक्षण जो होता है उसमें आपको जो छूट मिल जाती है, लेकिन सामान्य रूप से हम चर्चा करते हैं 30 वर्षों की यहाँ पर। बाकी आपको कैटेगरी के हिसाब से जो भी छूट मिलती है वो अलग मिलती है, ठीक है। उसके बाद आप यदि आप नेट क्लियर भी कर पाते हैं तो केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही वैलिड हो पाएंगे, आपको जेआरएफ नहीं मिलेगी। आपको मूल रूप से जो पैसा मिलता है कम से कम रिसर्च में आपकी मदद करने के लिए सरकार के द्वारा, वो मदद आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आयु सीमा की बात है, इसलिए आयु सीमा पे तो करना जरूरी है। नए बच्चे हैं जो मूल रूप से युवा हैं, जो अभी अभी MA PG करके आए हैं, MPhil करके आए हैं या PhD करके आए हैं, ठीक है, वो भी नेट करना चाहते हैं। हालांकि बहुत कम केस ऐसे होते हैं कि मतलब आप PhD आपने पहले किया और नेट बाद में करना चाहते हो, क्योंकि MA के तुरंत बाद बच्चा क्या करता है, नेट की लिए तैयारी करता है, साल 2 साल तैयारी करता है, निकल जाता है। बहुत से शिक्षार्थी पहली बार में निकल जाते हैं और फिर रिसर्च के लिए मतलब काम करता है, PhD के लिए काम करता है। और यदि आप ऑलरेडी PhD हो तो फिर नेट की आपको आवश्यकता नहीं थी, कैटेगरी ऐसी थी, ठीक है। लेकिन फिर बाद में सरकार ने कहा कि नहीं, आप कुछ भी हो, चाहे डॉक्टरेट हो या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, PhD तो नेट तो आपको क्लियर होना ही होना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ कि आपके पास डॉक्टरेट है, आपके पास कुछ भी है, लेकिन नेट जरूर कीजिए आप, ठीक है। आपको आनंद आएगा, आपको एक आत्मविश्वास जागृत होगा यहाँ पर। और रूल रेगुलेशंस तो बदलते रहते हैं, बदलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़े। आप तो अपने सब्जेक्ट में सारी डिग्रियां जितनी होनी चाहिए लीजिए यहाँ पर, ठीक है। हर जगह आपको कहीं ना कहीं काम आएगी, एक आत्मविश्वास आप में जागृत होगा। आपके जितने साथी होंगे कम से कम 4 डिग्रियां उनसे आपके पास ज्यादा होंगी। आयु की बात होगी। नेगेटिव मार्किंग, हमने कहा कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अंतर नेट और जेआरएफ की हमने बता दी, योग्यता की हमने चर्चा कर दी, पेपर की हमने चर्चा कर दी, ठीक है। अब मैं छोटी छोटी बातें आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी तैयारी के लिए आप, बहुत से शिक्षार्थियों के कमेंट आते हैं पुस्तक कौन सी ले। मैंने कहा कोई भी पुस्तक ले लीजिए, ऑथेंटिक पुस्तकें आपकी होनी चाहिए। आप प्रकाशक को देख लीजिए, जैसे आगरा के 2-3 अच्छे प्रकाशक हैं। मैं संस्कृत का आदमी हूँ, हमारे हिंदी संस्कृत में मतलब मथुरा के अच्छे प्रकाशन मिलते हैं, वाराणसी के तो बहुत ज़्यादा, चौखंबा संस्कृत सीरीज आदि जो है पुस्तकें निकालते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत से मतलब ऐसे प्रकाशक है जो भी। बाकी आजकल तो ऑनलाइन बहुत मटेरियल उपलब्ध हो गया, किसी भी प्रकार से आप पुस्तकें लीजिए, ऑथेंटिक पुस्तकें लीजिए। लिटरेचर की पुस्तकें, यदि आपके कालिदास की पुस्तकें लगी हुई है तो आप क्यों किसी दूसरी पुस्तक को लेते हो? आप कालिदास की 7 पुस्तकों को लीजिए ना और पढ़िए, उनके आनंद, उनकी भूमिका को पढ़िए, उनके अंदर के भाग को पढ़िए, उनके पूरे मटेरियल को पढ़िए। और मैं बार बार कहता हूँ कि मतलब पुस्तकों का सहारा लेना आवश्यक है आपके लिए, ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़िए और नोट्स आप खुद बनाइए, नोट्स आप खुद बनाइए, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे नाटक को पढ़ लिया हमने, लेकिन उसकी भूमिका भाग में से जो सवाल पूछा गया उस भूमिका के बारे में तो हमें पता ही नहीं, ठीक है। भास ने नांदी शब्द का प्रयोग कब किया है, किसके लिए किया है, कौन से नाटकों में किया है, कौन से नाटकों में नहीं किया, फिर बोले ये नांदी क्या होती है तो हमें पता ही नहीं। भास के नाटक तो आपने सारे पढ़ लिए, भास के 13 नाटकों को आपने पढ़ लिया, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि नांदी शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके लिए किया गया, क्या ये प्रस्तावना की जगह आता है, या इस नांदी शब्द का प्रयोग किसी और चीज के लिए किया गया, किसी और रूपरेखा के लिए किया गया। ये छोटी छोटी जो कॉमन चीज है, मैं जब हम इस आगे चर्चा करेंगे तो इसमें करेंगे। और मैं कहता हूँ कि आप हमेशा किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ जुड़िए, क्योंकि अपने आप को हर व्यक्ति विद्वान और विदुषी मानता है जब कोने में बैठ जाता है। और जो क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है, वो चाहे कहीं भी यदि किसी सेक्टर में पढ़ाने लग जाता है यहाँ पर, तो फिर वो तो धुरंधर हो जाता है। फिर वो तो वो चुटकियों बजा के बोलेगा कि वो तो मेरा ऐसा हो गया था, ये पुस्तक ले लेना, ये मेरे नोट्स ले लेना, और बस तुरंत हो जाएगा आपका। या फिर आपको डिमोटिवेट करेंगे कि मुझे नहीं लगता कि आपको हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2-3 साल से आप तैयारी कर रहे हो, अब मुझे लगता नहीं, पैटर्न बहुत भारी हो गया। मैंने तो ऐसे ऐसे तैयारी की थी, 12-12 घंटे हम तो पढ़ते थे यहाँ पर, इसलिए हो गया था, मुझे नहीं लगता आपका। तो ऐसे बहुत तरह के लोग मिलेंगे आप, कोई ज्ञानी मिलेंगे, कोई ज्ञानचंद मिलेंगे, कोई रायचंद मिलेंगे, मिलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी बातें सुनो, सबकी बातें सुनो, क्योंकि आपका व्यक्तित्व बताता है कि आप कितने पानी में, सामने वाला कितने पानी में भली भांति जानते हो। एक शब्द से यदि आप विद्वान विदुषी हैं, और होंगे, कन्फर्म होंगे यहाँ पर, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, मास्टर्स हैं अपने सब्जेक्ट में, और इस जैसे हाई उच्च शिक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि इसकी वीडियो को देखे देखते देखते यदि आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से आप टैलेंटेड, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। किसी भी अनुभवी व्यक्ति से राय लीजिए, आपका जो दिल कहता है, आपका जो मन कहता है वो कीजिए, लेकिन जरूर किसी से राय लीजिए, सुनिए, पुस्तकें उनसे पूछिए कौन सी पुस्तकें ने यहाँ पर, किस तरह की ऑथेंटिक पुस्तकें हम पढ़े, कैसे कैसे उसकी तैयारी करें, सब्जेक्ट क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। हाँ, सिलेबस से मेरी बात याद आई, यदि सिलेबस इसका आपके पास नहीं है तो नीचे लिंक दिया गया इस वीडियो में, ठीक है, उसमें सिलेबस वाले सेक्शन में जाकर के आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पर।
यदि आप जो मैंने बताया है इस सारी की सारी चीज़ को और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, डिटेल से जानना चाहते हैं, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट dikshainstitute.com में जाइए और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो आर्टिकल मिलेंगे, हमारे ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइए, dikshainstitute.com के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइए, ठीक है, और वहाँ आपको विभिन्न प्रकार के आर्टिकल मिल जाएंगे, उसमें से नेट वाला आर्टिकल आप छांटिए और इसको पढ़िए, ठीक है। और इससे संबंधित कोई और जानकारी आपको चाहिए तो जरूर हमसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए। आप हमसे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे शिक्षार्थी हैं। यदि आप मेरे सब्जेक्ट के हैं तो आप मेरे साथी हैं, ठीक है, चाहे मेरा जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, मैं हालांकि हिंदी संस्कृत से हूँ, लेकिन मैं जिस भी विषय को जानता हूँ मैं पहले पेपर के रूप में आपकी मदद कर सकता हूँ, तो आप कीजिए, मेरी सहायता लीजिए। आप दूसरे पेपर में यदि मैं आपके कहीं पर काम आ सकता हूं तो आप मेरी सहायता लीजिए, ठीक है। मैं इस माध्यम से बहुत कम जुड़ने की कोशिश करता हूं, ठीक है, बहुत कम जुड़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे शिक्षार्थियों की सबकी ये शिकायत रहती है कि सर लोग तो सुबह से शाम तक 5 वीडियो डाल देते हैं, आप तो 15 दिन में, 20 दिन में, कभी कभी 2 महीने में एक बार आते हैं यहाँ पर। ऐसा ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे रोज रूबरू होता हूँ, मैं एप्लीकेशन के माध्यम से आपको रोज जुड़ता हूँ, लाइव में आपसे रोज जुड़ता हूँ। यहाँ पर मेरी ऑफलाइन जो कक्षाएं उनमें निश्चित रूप से मैं आपसे जुड़ा रहता हूँ। तो यदि आप राजस्थान से, जयपुर से संपर्क करते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे लालकोठी वाली ब्रांच में आ सकते हैं, गोपालपुरा वाली ब्रांच में आ सकते हैं, और जहाँ भी मेरे संस्थान के जो भी मतलब हमारे केंद्र है वहाँ पर आ सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन हमसे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे दीक्षा ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ विभिन्न प्रकार के हमारे जो कोर्स हैं उनमें आप लीजिए, हमारी टेस्ट सीरीज जो है उसको आप ज्वाइन कीजिए। और इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट कीजिए, या फिर हमारे जो नंबर है नंबरों पर हमसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए। तो साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट क्लियर करने के लिए, जीआरएफ क्लियर करने के लिए, एसआरएफ क्लियर करने के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस सेशन में इतना ही। नमस्कार।